तो इस छोटे से वीडियो से हम अपनी मातृभाषा को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने पहली बार इस भाषा को अपनी माँ से ही सुना होगा। और इसकी शुरुआत हम करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ, जिसमें सवाल ये है कि हिंदी में गिनती गिनते समय वर्णों की संख्या में अनुस्वार को गिनते हैं, लेकिन अनुनासिक को नहीं गिनते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हमको पता है कि जब हम हिंदी में वर्णों की संख्या को गिनते हैं तो इसमें सबसे पहले स्वर आते हैं, जो कि होते हैं संख्या में हिंदी में 11। फिर आते हैं अयोगवा, जिसमें हमारा मिल जाता है अनुस्वार और साथ में मिलता है विसर्ग, जो होते हैं 2। और इसी के साथ मूल व्यंजन आते हैं, जो कि होते हैं मूलतः 33, और साथ में इनका अड, उच्छिष्ट व्यंजन ढ, और ये होते हैं 2, और साथ में संयुक्त अक्षर होते हैं 4, श, त्र, ज्ञ और श्र। अगर इनको जोड़ा जाए तो हमारे पास होते हैं 11, 2 13, 33 46, 2 48, 4 52। तो सामान्य रूप से जब हिंदी में वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो वो हो जाते हैं 52। और हमारा सवाल ये है कि अगर इन 52 में अनुस्वार को गिना गया है तो अनुनासिक को क्यों नहीं गिना जाता है? यही सवाल है। और इस सवाल का हमारे दिमाग में आने का सबसे पहला कारण ये बनता है कि इनमें होती हैं लगभग 95% से ज़्यादा समानताएँ। तो इतनी समानताएँ होने के बावजूद अनुस्वार को तो गिनते हैं, लेकिन अनुनासिक को क्यों नहीं गिनते हैं? और आखिर ऐसा 5% क्या आ जाता है जिसके वजह से अनुस्वार वर्णों की संख्या में चला जाता है, लेकिन अनुनासिक वर्णों की संख्या में नहीं जाता है? तो हम पहले समझते हैं कि 95% जो समानताएँ हैं वो क्या है। और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि अनुस्वार का एक अपना चिन्ह है, अनुनासिक का भी एक अपना चिन्ह है, दोनों चिन्ह रखते हैं। ओके। पॉइंट नंबर 2 जो आता है वो आता है कि अनुस्वार ध्वनि तीव्र होती है और इसका उच्चारण नाक से करते हैं, जबकि अनुनासिक जो होती है वो धीमी ध्वनि है और इसका उच्चारण मुंह से होते हुए नाक तक होता है। यानी अगर देखा जाए तो दोनों का अपना अपना एक उच्चारण भी है। और इसको थोड़ा हम और गहराई से समझे तो मान लीजिए हमारे पास एक स्वर है अ, जिसके ऊपर अनुस्वार लगा है, और एक स्वर है अ और जिसके ऊपर हमारा अनुनासिक लगा है। दोनों का उच्चारण कैसे करेंगे? तो अनुस्वार वाला तीव्र होता है, ये होगा कुछ इस तरह से तीव्र। और हमारे पास अनुनासिक वाला जो है वो धीमी होती है और ये मुंह से होते हुए नाक तक पहुंचती है, यानी ये होगा ये ऐसे उच्चारित होता है। तो दोनों का अपना अपना उच्चारण भी है। यहाँ भी अगर देखा जाए तो ध्वनात्मक रूप से दोनों समान हुए। अब आता है लेखन रूप में कि आखिर दोनों को लिखते कैसे हैं। तो स्वरों का अनुस्वार का जो मतलब होता है वो होता है कि अनुस्वार स्वरों का अनुसरण करने वाला होता है, अर्थात अनुस्वार स्वरों पे लगते हैं, न कि व्यंजन पे। क्या है इस पॉइंट का मतलब? इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हम कोई शब्द ले, जैसे हमारे पास कंगन एक शब्द है जिस पे अनुस्वार लगा हुआ है, और इसका वर्ण विच्छेद करें तो हमारे पास मिलेगा क, फिर मिलेगा अंग, फिर मिलेगा ग, फिर मिलेगा न। और इस अंग को भी तोड़ा जाए तो ये टूटेगा एक स्वर अ में, और इसके ऊपर चढ़ा हुआ अनुस्वार आ जाएगा बाहर। तो कहानी ये हुई कि अनुस्वार पहले आके चढ़ेगा स्वर पर, और फिर ये अनुस्वार लगा हुआ स्वर जाएगा और व्यंजन से जुड़ेगा। मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा व्यंजन आधा और इसके ऊपर हम लोग अनुस्वार लगा दें। अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत हो गया और इसका उच्चारण करना असंभव है। तो जैसे हमारे पास अगर लिखा है क और उसके ऊपर अनुस्वार, तो इसका जब उच्चारण अगर हम ध्यान से सुने तो ये होगा उच्चारित कुछ इस तरह से क। तो क आएगा इसमें, फिर उसके बाद जस्ट उसके पीछे आएगा अ, और उस अ के पीछे आएगा हमारा अनुस्वार। ऐसा कभी नहीं होगा कि क है और उसके बाद तुरंत हमारा अनुस्वार आ जाए, उसके बाद हमारा स्वर है। ऐसा कभी नहीं होता है। और यहाँ से हम समझते हैं कि जो हमारा अनुस्वार होता है वो हमेशा स्वरों के पीछे आते हैं। सेम कहानी जो होती है वो अनुनासिक के साथ भी होती है। अनुनासिक भी स्वरों के ही पीछे आते हैं। इसका भी एग्जाम्पल अगर हम ले एक शब्द कटीला, तो यहाँ से भी देखेंगे इसमें आएगा क, उसके बाद अनुनासिक लगा हुआ अ और फिर टीला। अनुनासिक लगा हुआ अ में देखें तो ये टूटेगा अ में, और फिर इसका टूटेगा अनुनासिक। तो इसमें भी हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ भी हमारा जो अनुनासिक है वो स्वरों के ही बात लगेंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट मिलते हैं अगर उनको ध्यान से देखें तो इनका अपना चिन्ह होता है। यहाँ ये समान है, ठीक है, क्लियर। इनकी अपनी अपनी ध्वनि है, तो ध्वनि भी इनके पास है, और ये भी स्वर के बाद आता है, अनुस्वार भी स्वर के बाद, और अनुनासिक भी स्वर के बाद। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स मिलते हैं। और भी बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं जो समान ही दिखेंगे। सभी पॉइंट्स को हम कह सकते हैं कि ये 95% है। तो इसलिए हमारे दिमाग में सवाल आना ही चाहिए कि अगर अनुस्वार को गिन रहे तो अनुनासिक को क्यों नहीं गिन रहे। तो अब जानते हैं हमारा 5%, और वो है हमारा ये वाला पॉइंट। तो अनुस्वार जो होता है पंचम वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या है इस पॉइंट्स का मतलब? कि अगर हम हिंदी शब्द ही ले लें तो देख लीजिए हिंदी हमें 2 तरह से लिखा हुआ मिलता है, किस तरह से, और एक बिंदी सहित, और दोनों सही है, दोनों बराबर है। तो हम केवल मैथ का ही फार्मूला लगाएं कि जब दो संख्या जब आपस में बराबर होती है तो हम कह सकते हैं कि ही को ही से काटिए, डी को डी से काटिए। और यहाँ से हम समझने की कोशिश करें तो जो 9 है आधा वो बराबर हो जाएगा अनुस्वार के। और अगर 9 वर्ड है और दोनों आपस में बराबर हैं
तो अनुस्वार भी वर्ण ही होगा। और ये नियम निकल के आता है हमारे पंचम वर्ण से। पंचम वर्ण का नियम क्या कहता है? पंचम वर्ण का नियम कहता है कि अगर किसी भी शब्द में पंचम वर्ण आधा हो और उसके तुरंत बाद उसी के वर्ग का कोई भी प्रथम 4 वर्ण आता है तो पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल जाते हैं और 4 वर्ण जो रहेंगे वो वैसे ही रहेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने ही कंठ है और इस कंठ को अगर देखा जाए तो 2 तरीके से लिखा जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो अड़ा जो है वो आधा है। अड़ा अड़ा किस वर्ग का है? तो ट वर्ग का है। तो ठ ड ढ सॉरी ढ बिंदी रहित होगा ढ और फिर ड़। और ये जो ड़ है वो आधा है और इसके तुरंत बाद किसी भी शब्द में अगर इनमें से कोई 4 आ गया, जैसे यहाँ देखिए तो ठ आ गया, तो हमारा जो ड़ है वो अनुस्वार में बदल जाता है। और इसलिए कंठ का ये रूप और कंठ का ये रूप दोनों आपस में बराबर हुए। फिर वही बात मैथ की कहानी, अगर क से क काटे, ठ से ठ काटे तो ण जो होगा आधा वाला वो अनुस्वार के बराबर होगा। और दोनों बराबर है तो अगर ये वर्ड है तो इसको भी वर्ड हमें मानना ही पड़ेगा। अब सवाल ये आती है कि अगर यही कहानी अनुनासिक के साथ हो जाए तो हम कह सकते हैं कि अनुनासिक को भी वर्णों की संख्या में गिन लेंगे, लेकिन ऐसा अनुनासिक के साथ नहीं होता है। अनुनासिक के साथ क्या होता है? तो अनुनासिक कहता है कि किसी भी अनुनासिक किसी भी वर्ण का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि वे स्वरों पर लगते हैं, फिर वो स्वर किसी व्यंजन के साथ लगकर उसको उच्चारित योग बनाते हैं। मतलब कि अगर कोई स्वर है अ, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि अनुनासिक लगेगा तो इसके बाद ही आएगा, यानी ये आ गया और इसके ऊपर आ गया हमारा चंद्र बिंदु का, यानी जिसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं, इस तरह से। और दोनों का ध्वनि अलग अलग हो गया। इसको सामान्य में स्वर कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग अनुनासिक स्वर कहते हैं। और यही अनुनासिक स्वर किसी भी व्यंजन, जैसे मान लीजिए हम लोग आधा क ले लें तो इसमें जुड़ेगा और ये फिर जाके मिलेगा अनुनासिक के साथ। तो इसका मतलब ये वाला जो अनुनासिक है ये किसी वर्ण के बराबर नहीं हो पाता है, ये सिर्फ ध्वनात्मक परिवर्तन दिखाता है, इसीलिए इसको वर्णों की संख्या में नहीं गिनते हैं। तो इतनी सी ही बात थी। मैं आजकल हिंदी जो है वो काफ़ी डीप स्टडी टाइप का हो गया और हमें समझ के पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। इस भाषा को हमने अपनी माँ से सीखा है ज़्यादातर हम लोगों ने। तो ये रही, आई होप मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करी है ताकि ये सारी पॉइंट समझ में आए। मैंने तो फुल ट्राई करा है, होप ये समझ में आया होगा। अगली जो स्लाइड आएगी उसमें हम लोग समझेंगे कि हमारी जो हिंदी होती है इसमें हम 2 शब्द देखते हैं, एक आता है आदि और दूसरा आता है इत्यादि। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है इसको भी हम लोग समझ लेंगे अगले